आइए अब जानते हैं त्रिविम समावयवता यानी स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में। त्रिविम समावयवी ऐसे यौगिक होते हैं जिनके संरचना तथा इनके परमाणुओं का मध्य आबंधन क्रम तो समान होता है, लेकिन इनके अणु में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं की त्रिविम में स्थिति यानी कि 3D ओरिएंटेशन भिन्न भिन्न होता है। जैसा कि मैंने पहले बताया, त्रिविम समावयवता के दो प्रकार हैं, एक संरूपण समावयवता तथा दूसरी विन्यास समावयवता। सबसे पहले जानते हैं संरूपण समावयवता को। संरूपण समावयवता उन कार्बनिक यौगिकों में पाई जाती है जिनमें एकल बंध उपस्थित होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, जो एकल बंध होते हैं उसमें कार्बन कार्बन के मध्य जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वह अक्ष के चारों ओर सममित होता है, और ऐसे स्थिति में अक्ष के चारों ओर कार्बन परमाणुओं का फ्री रोटेशन या स्वतंत्र घूर्णन, मुक्त घूर्णन संभव हो पाता है। और इस तरह से जो कार्बन परमाणुओं के अक्ष के परितः घूर्णन के कारण, फ्री रोटेशन के कारण हमें भिन्न भिन्न स्थितियां प्राप्त होती हैं, उन्हें संरूपण या कॉन्फॉर्मेशन कहते हैं। और इस तरह से जो हमें समावयवी मिलते हैं उन्हें हम कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर या रोटेशनल आइसोमर या रोटामर्स कहते हैं। इसे हम एथेन के उदाहरण के द्वारा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जब हम जानते हैं कि एथेन के अणु में दो कार्बन परमाणु एक एकल बंध के द्वारा बंधे होते हैं तथा दोनों कार्बन परमाणुओं के पास 3-3 हाइड्रोजन होते हैं। यदि हम एक कार्बन परमाणु को स्थिर रखते हुए दूसरे कार्बन परमाणु को रोटेट करें, घूर्णन कराएं, तो हम देखेंगे कि हमें असंख्य संरूपण स्थितियां प्राप्त होंगी। लेकिन इनमें दो स्थितियां चरम होती हैं। एक वो जबकि दोनों कार्बन परमाणुओं से जुड़े हुए हाइड्रोजन आबंधों या हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच न्यूनतम दूरी होती है। इस स्थिति को हम एक्लिव्ड फॉर्म या ग्रसित रूप कहते हैं। और दूसरी वो जबकि दोनों कार्बन परमाणु से जुड़े हुए आबंधों या हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच अधिकतम दूरी होती है। इसे हम सांतरित रूप या स्टैगर्ड फॉर्म कहते हैं। यदि हम इनका 360 डिग्री पर रोटेशन कराएं तो हमें 3 बार एक्लिव्ड फॉर्म यानी कि 0 डिग्री पर, 120 डिग्री पर एंड 240 डिग्री पर प्राप्त होंगे। उसी तरह से जो स्टैगर्ड फॉर्म है, सांतरित रूप है, वह हमें 60 डिग्री पर, 180 डिग्री पर तथा 300 डिग्री पर प्राप्त होते हैं। आइए अब जानते हैं कि इन सांतरित तथा ग्रसित संरूपण को पेपर पर किस प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। इन्हें पेपर पर प्रदर्शित करने की कई विधियां हैं, जैसे डेस्वेज विधि, सॉ-हॉर्स प्रोजेक्शन और न्यूमैन प्रोजेक्शन। सबसे पहले जानते हैं सॉ-हॉर्स प्रोजेक्शन। इस विधि में कार्बन परमाणु के मध्य जो आबंध होता है उसे दाईं ओर झुकी हुई एक सीधी रेखा के द्वारा दर्शाया जाता है तथा सामने वाले कार्बन को नीचे बाईं ओर तथा पीछे वाले कार्बन को ऊपर दाईं ओर दर्शाते हैं तथा इनसे जुड़े हुए तीनों आबंधों को इस तरह से दर्शाया जाता है जिससे उनके बीच 120 डिग्री का अंतर हो और उनसे जुड़े हाइड्रोजन परमाणुओं को दर्शाते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर ABC 3 हाइड्रोजन परमाणु हैं तथा पिछले वाले कार्बन को हम DEF नाम देते हैं। यह स्थिति ग्रसित संरूपण को दर्शाती है। सांतरित संरूपण को दर्शाने के लिए हम सामने वाले कार्बन को इसी स्थिति में रखते हुए पीछे वाले कार्बन की स्थिति को 180 डिग्री पर मोड़ देते हैं, जिससे अब हमें जो F वाला हाइड्रोजन है नीचे तथा D और E वाले हाइड्रोजन ऊपर दिखाई दे रहे हैं। इस स्थिति में हम पाएंगे कि सामने से देखने पर हमें विभिन्न हाइड्रोजन परमाणुओं के मध्य 60 डिग्री का अंतर दिखाई देगा और इस तरह से जो प्रदर्शन किया जाता है उसे हम सॉ-हॉर्स प्रोजेक्शन कहते हैं।
दूसरी विधि है न्यूमैन प्रोजेक्शन। न्यूमैन प्रोजेक्शन में सामने वाले कार्बन को एक डॉट के द्वारा दर्शाया जाता है तथा उससे जुड़े हुए तीनों आबंधों को सीधी लाइनों के द्वारा दर्शाते हैं और इस तरह दर्शाया जाता है कि तीनों के बीच 120 डिग्री का अंतर हो। पीछे वाले कार्बन को एक वृत्त के द्वारा दर्शाते हैं तथा उससे जुड़े हुए आबंधों को वृत्त के ऊपर छोटी लाइनों के द्वारा दर्शाते हैं। इसमें ग्रसित रूप को दर्शाने के लिए हम दो आमने सामने के हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच न्यूनतम दूरी रखते हैं तथा सांतरित रूप को दर्शाने के लिए हम दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच 60 डिग्री की दूरी रखते हैं। इस तरह से न्यूमैन प्रोजेक्शन के द्वारा हम पेपर पर विभिन्न संरूपण स्थितियों को दर्शा सकते हैं। अब जानते हैं सांतरित रूप तथा ग्रसित रूप के स्थायित्व के बारे में। जैसे कि मैंने कहा कि जो ग्रसित रूप होता है उस समय दोनों कार्बन से जुड़े हुए जो कार्बन हाइड्रोजन आबंध होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच बहुत कम दूरी होती है, जिससे उनमें बहुत ज़्यादा प्रतिकर्षण होता है और इससे अणु की ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है तथा इसका स्थायित्व कम हो जाता है। जबकि सांतरित रूप में हम देखते हैं कि दोनों कार्बन हाइड्रोजन बंध के जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं उनमें अधिकतम दूरी होती है, जिससे इनमें प्रतिकर्षण कम होता है तथा इनमें स्थायित्व आ जाता है। यानी कि दोनों की तुलना करें हम तो जो सांतरित रूप है वह अधिक स्थायी होते हैं। दूसरे प्रकार की त्रिविम समावयवता है विन्यास समावयवता, या जिसे हम कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म कहते हैं। कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म को पुनः दो भागों में बांटते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ज्यामितीय समावयवता तथा प्रकाशीय समावयवता या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सबसे पहले जानते हैं ज्यामितीय समावयवता के बारे में। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणु सूत्र तो समान होते हैं तथा इनके बंधन क्रम भी समान होते हैं, लेकिन इनके परमाणुओं की त्रिविम में व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है। ये एक दूसरे के ज्यामितीय समावयवी कहलाते हैं। ज्यामितीय समावयवता के लिए दो बातें महत्वपूर्ण होती हैं। पहला तो ये कि कार्बन कार्बन आबंध के बीच रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, मुक्त घूर्णन नहीं होना चाहिए और इसके लिए इनमें द्विबंध की उपस्थिति आवश्यक होती है। यानी कि ज्यामितीय समावयवता हमें द्विबंध वाले यौगिकों एल्कीनों में प्राप्त होते हैं तथा दूसरा ये कि द्विबंध से जुड़े हुए जो दोनों कार्बन परमाणु हैं उनसे जुड़े हुए जो समूह होते हैं या दो परमाणु होते हैं वह भिन्न भिन्न होने चाहिए। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। यहाँ पर हमें उदाहरण दिख रहा है ब्यूट-2-ईन का, जिसमें हम देख रहे हैं कि द्विबंध से जुड़े हुए दोनों कार्बन परमाणु पर दो भिन्न समूह जुड़े हुए हैं, एक मिथाइल समूह तथा दूसरा हाइड्रोजन। जब दोनों मिथाइल समूह द्विबंध के एक ही ओर होते हैं, समान ओर होते हैं, तब इस रूप को हम सिस फॉर्म या समपक्ष रूप कहते हैं। और जब दोनों समान समूह यानी कि दोनों मिथाइल समूह एक दूसरे के विपरीत स्थित होते हैं तो इसे हम ट्रांसफॉर्म या विपक्ष रूप कहते हैं। तो इस तरह से हमें ज्यामितीय दो समावयवी प्राप्त होते हैं, एक सिस फॉर्म और दूसरा ट्रांसफॉर्म। ज्यामितीय समावयवियों के यदि हम स्थायित्व की बात करें तो हम देखते हैं कि इनके स्थायित्व को इनके हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा के द्वारा तय किया जाता है। हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा वह होती है जो 1 मोल एल्कीन के हाइड्रोजनीकरण के लिए आवश्यक होती है। यह देखा गया है कि जो ट्रांसफॉर्म होते हैं उनके हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा का मान कम होता है, अतः ये अधिक स्थायी होते हैं। इसके अलावा यदि द्विबंध से जुड़े हुए कार्बन परमाणुओं पर एल्किल समूहों की संख्या बढ़ती है तो इनका स्थायित्व भी बढ़ता जाता है। उदाहरण के लिए यदि हम Cr2 डबल बॉन्ड Cr2 जिसमें कि दोनों कार्बन परमाणुओं पर दो एल्काइल मूलक उपस्थित हैं, ये ज़्यादा स्थायी होगा, जबकि
CH2 जिसमें एक भी अल्काइल मूलक उपस्थित नहीं है वह कम स्थायी होगा। अब हम जानते हैं दूसरे प्रकार के विन्यास समावयवी यानी कि प्रकाशीय समावयवता के बारे में। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान हों लेकिन इनके जो प्रतिबिंब रूप या मिरर इमेज होते हैं वे एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं। ऐसे समावयवी प्रकाशीय समावयवता प्रदर्शित करते हैं। इसके लिए दो कंडीशन हैं। पहला तो ये कि जो कार्बन है वह sp3 संकृत अवस्था में होना चाहिए और दूसरा ये कि जो कार्बन परमाणु हैं वह कायरल होना चाहिए, अर्थात कार्बन परमाणु से जुड़े हुए जो चारों परमाणु या समूह हैं वह भिन्न भिन्न होने चाहिए। उदाहरण के लिए हम इसे ब्यूटेन टू ऑल के द्वारा समझ सकते हैं। हम देखेंगे कि यहाँ पर जो कार्बन परमाणु है उससे चार भिन्न समूह जुड़े हुए हैं। एक तरफ इथाइल मूलक, दूसरी तरफ मिथाइल मूलक, एक हाइड्रोजन मूलक और एक हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ है। और यदि हम इसका मिरर इमेज देखें तो हम पाएंगे कि इनके मिरर इमेज एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होंगे। तो ये जो है ब्यूटेन टू ऑल एक प्रकाशीय समावयवता प्रदर्शित करेगा।